हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। तो ये हमारी जीएस ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है जिसका आज सेकंड पार्ट है और इसमें हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, जिसमें आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तथा गुलाम वंश के बारे में जानते हैं तो गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलवरी तुर्क भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलवरी तुर्क भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लाख बख्श का मतलब क्या होता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। और फरिश्ता लिखता है कि उस समय जो भी व्यक्ति दान करता था तो उसे उस समय का कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसको हरिश्चंद्र बोला जाता है, तो इसी प्रकार जो भी व्यक्ति दान करता था उसे उस समय का कुतुबुद्दीन ऐबक बोला जाता था। और ऐबक ने कुछ निर्माण भी करवाए जिनमें प्रमुख हैं दिल्ली में कुबत उल इस्लाम, दिल्ली में कुबत उल इस्लाम। और भी महत्वपूर्ण हैं जिसमें है कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, और आपने नाम सुना होगा कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या मुइजुद्दीन गौरी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पहले क्या हुआ था कि जो ऐबक था उसका शासन लाहौर में ही रहा था और उसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी नहीं बनाया था। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। और इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। और इल्तुतमिश के और क्या क्या कार्य हैं, इसने कुछ महत्वपूर्ण सिक्के भी चलाए थे जिनमें प्रमुख हो जाते हैं चांदी का टंका या तांबे का जीतल। चांदी का टंका या तांबे का जीतल, इसने प्रमुख सिक्के भी चलाए थे। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, अभी बात की थी हमने इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया। और इसने सुल्तान पद की जो उपाधि है ना इल्तुतमिश ने, वो बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। किससे की थी? बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी सुल्तान की पदवी। और खलीफा ने इसे आजम, सुल्तान ने आजम की उपाधि दी थी। खलीफा ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान ए आजम। और इस प्रकार यह इल्तुतमिश कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम शासक बना था, क्योंकि इसने सुल्तान आजम की उपाधि ली थी खलीफा से, और खलीफा की स्वीकृति से ही सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया। ये कैसे गलत हो गया? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो गुलाम का गुलाम कहा जाता है
इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। वो कैसे कहा जाता है? एक शासक हुआ करता है आपका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है इल्तुतमिश। जब मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश जब गुलाम था तो इसको एक महत्वपूर्ण पद सर ए जहांदार का पद दिया गया था। कौन सा दिया गया था इल्तुतमिश को? सर ए जहांदार। ठीक है, इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है इल्तुतमिश के बारे में जानना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो यहाँ आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीवी, दुर्गावती या नूरजहां। तो सही आंसर आपका हो जाता है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसी शासिका थी जो पर्दा प्रथा त्याग कर चोगा और टोपी पहनकर खुले मुंह से दरबार में जाने लगी। और जब इसने ऐसा किया उसके बाद क्या होता है कि इसने कुछ गैर तुर्कों को भी सामंत बना दिया। जब गैर तुर्कों को सामंत बना दिया तो जो तुर्क लोग थे तो रजिया के विरुद्ध हो गए। जब रजिया के विरुद्ध हो गए तो तुर्क लोगों ने क्या किया कि रजिया को गद्दी से हटाने का प्रयास किया और रजिया को बाद में गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटाने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। जब मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया और रजिया को भेज दिया गया बाहर, तो रजिया की शादी उस समय अल्तुनिया से होती है। और अल्तुनिया से शादी करने के बाद रजिया पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिससे में वह असफल हो जाती है। रजिया पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में असफल हो जाती है और बाद में रजिया को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास घेर कर मार दिया जाता है। और वहीं से गाना आता है रजिया गुंडों में फंस गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन एवं ऐबक। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है इल्तुतमिश। क्या होता है जब भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से चंगेज खां आता है, ये है भारत, उस समय यहाँ पर जो शासक होता है इल्तुतमिश होता है। और जब चंगेज खां आता है तो यहाँ पर शासन उस समय जलालुद्दीन मंगबरनी का होता है। तो चंगेज खां मंगबरनी पर आक्रमण करता है और मंगबरनी क्या करता है कि अपने बचाव के लिए भारत आता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। जब मंगबरनी इल्तुतमिश से सहायता मांगता है तो चंगेज खां इल्तुतमिश को भेजता है कि आप जो है वो मंगबरनी की सहायता ना करें, मंगबरनी की सहायता ना करें क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। और यहाँ पर इल्तुतमिश को भी चंगेज खान से डर रहता है क्योंकि वह उत्पात और लूटपाट मचाता था और वो काफ़ी योग्य शासक था वहाँ का। तो इल्तुतमिश को भी डर रहता था, लेकिन वो क्या करता है कि जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ सहायता नहीं देता है और जलालुद्दीन मंगबरनी भाग जाता है। और जिसके बाद जो चंगेज खां का आक्रमण रहता है भारत में, वो भारत से बच जाता है और भारत में लूटपाट भी नहीं होता उस टाइम। तो यहाँ पर ये कहानी बनती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? यहाँ पर आपका ऑप्शन है खासुल खां, एसुगई, तेमुचिन या ओगदी। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है तेमुचिन। तेमुचिन चंगेज खां का मूल नाम था, जो कहीं कहीं पर आपको तेमुजिन लिखा भी मिल जाएगा, तेमुजिन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रजिया बेगम का सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? अभी आपको बताया था कि तुर्कों का ही आंसर होगा इसका, क्योंकि जो तुर्क लोग थे ना
वो रजिया के विरुद्ध हो गए थे जब रजिया ने गैर तुर्कों को सामंत बना दिया था। तो तुर्क विरोध हो गए थे और रजिया को सत्याच्युत करने में इनका ही हाथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया? आपके ऑप्शन हैं बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है बलबन। बलबन ने नौरोज का आरंभ किया, जो कि एक फारसी त्योहार होता था। और बलबन के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। ये इसके समय के कुछ बड़े कठोर नियम होते थे जिनको बलबन के द्वारा लागू किया गया था। और बलबन के द्वारा दो नियम भी जारी किए गए थे जिसको कहा जाता था सिजदा और पावोस। सिजदा और पावोस। सिजदा में क्या होता था कि जो सुल्तान होता था या जो शासक होता था उसको भूमि पर लेटकर उसका अभिवादन किया जाता था। और पावोस होता था, उसमें सुल्तान के चरणों को चूमना होता था। तो यह होता था सिजदा और पावोस। और उसके बाद बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति भी अपनाई गई। लौह और रक्त की नीति, ठीक है। जब हम बात करेंगे और आगे तब हम पूरा बताएंगे इस लौह रक्त की नीति में क्या था। ये थोड़ी बड़ी कहानी है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब बलबन का कुछ और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, तो वो है बलबन का राजत्व सिद्धांत। उसके राजत्व सिद्धांत की कुछ दो ऐसी विशेषताएं थीं। एक थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। बलबन कहता था कि जो सुल्तान का पद होता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। और दूसरा कि बलबन ये भी कहता था कि सुल्तान का निरंकुश होना बहुत आवश्यक है। और बलबन ने अपने पुत्र बुरगरा खां को भी यही बात बोली थी कि सुल्तान का जो पद होना चाहिए वो निरंकुश होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? तो आप इसी तरह हमारे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उनका विश्लेषण भी चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।